स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पार्ट नंबर 16 पानी की कहानी, जो कि एक निबंध है। इसको लिखा है श्री रामचंद्र तिवारी जी ने। इसका पार्ट 2, इसके पार्ट 1 में हमने इसके कुछ भाग को पढ़ा और समझा है। आज इसके पार्ट 2 में इसके बचे हुए भाग को हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। यानी मास मतलब होता है महीना यानी मंथ। तो आगे जो है उसकी बूंद कह रही है, अपनी कहानी बता रही कि मैं कई महीनों तक समुद्र में घूमती रही और एक दिन मुझे समुद्र की जो गर्म जलधारा थी, जो लहर थी, उससे मेरी भेंट हो गई यानी मुलाकात हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। यानी जब उसकी कण जो है जो बर्फ के समान थी, तो उस समय की बात बता रही है कि जब वो गर्म जलधारा में उससे मुलाकात हो गई, तो वो जो जलता हुआ पानी था, उसका जो जलन थे, उसके अस्तित्व जो था, जलता हुए पानी के जो अस्तित्व था, उसको ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उस गर्म जलधारा की जो गर्मी थी उसको हमने सोखना शुरू कर दिया और इस सोखने की क्रिया में जो था मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। यानी जब गर्म जलधारा उस बर्फ के टुकड़े के ऊपर पड़ी तो वो टुकड़ा जो है वो पिघल गया। तो आगे है, समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। यानी समुद्र के भाग बनकर, इस समुद्र के जल में जब वो ओस की बूंद जो है बर्फ के रूप में थी, वो फिर पिघल के जब पानी के रूप में बनकर समुद्र में मिल गई, तो वो कह रही है कि उसका जो दृश्य था मतलब वो वर्णनातीत है, मतलब वर्णन करने योग्य है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है। यानी आगे उसके बुद्ध बता रही है कि मुझे तो अभी तक इतना ही पता था कि समुद्र में केवल मेरे जैसे पानी ही रहते हैं, परंतु वहां जाने पर ज्ञात हुआ, यानी पता चला कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। यानी उसकी बूंद कह रही है कि मुझे तो पहले से यही पता था कि समुद्र में केवल पानी ही पानी, लेकिन वहां जाने पर मुझे मालूम हुआ कि वहां पे बहुत सारे जीव रहते हैं और उसमें केवल नमक ही नमक भरा है। यानी समुद्र का जो पानी वो नमकीन है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। अर्थात उसकी बूंद कह रही कि जब शुरू शुरू में मैं समुद्र के पानी में गई थी तो मुझे समुद्र का जो खारापन था, जो नमकीन पानी था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि जी मचल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सब सहने की उसके अंदर ताकत आ गई, क्षमता आ गई, वो सब कुछ सहने लगी। अब आगे है, आगे उसकी बूंद कह रही है कि एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। यानी उसकी बूंद आगे अपनी कहानी बताते हुए कह रही है कि मुझे जो मेरे मन में विचार आया कि समुद्र के ऊपर जो मैं बहुत दिनों तक रह चुकी हूँ, अब समुद्र के अंदर क्या है मुझे ये देखना था और इसके लिए मैं जो समुद्र के नीचे जाना मैंने शुरू कर दिया, समुद्र के पानी में गहरे जाना। मैंने यानी रास्ते में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। अर्थात जब समुद्र के गहरे में तले में जाना उसकी बूंद ने निश्चित किया, तो वो जिस रास्ते से वो समुद्र के अंदर जा रही थी, वहां पे उसको जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखे थे, उन्हीं के बारे में वो लेखक से बता रही है। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। अब उसकी बूंद कह रही है कि जब मैं समुद्र में और अधिक गहराई में जाने लगी तो मुझे वहां पे एक ऐसी वस्तु दिखी जिसे मैं देखकर चौंक गई। यानी समुद्र के अंदर तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश जो है समुद्र के बिल्कुल नीचे तक नहीं जा रहा था और बहुत ज्यादा जो है आंखों पे बल लगाकर, जोर लगाकर जो उस वस्तु को देखने से उसकी बूंद कह रही कि मेरे नेत्र यानी आंख में दर्द होने लगा था और मैं सोच रही थी कि इतने गहरे समुद्र के अंदर अंधेरे में जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा।
लगा कि तभी सामने से उसको एक ऐसा जीव दिखाई दिया उसकी बूंद को कि ऐसा लग रहा था कि वो लालटेन लेके घूम रहा है, नहीं उसके शरीर से एक प्रकाश जैसा निकल रहा था। और वो जीव एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी, यानी उसके शरीर से जो चमक यानी जो प्रकाश निकलती थी उसी से वो अपने रास्ते को तय करती थी आगे। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उसका भोजन करती थी। यानी उस मछली के शरीर से जो प्रकाश निकलता था, जो उजाला होता था, उसी को देख उस उजाले से प्रभावित होकर छोटी छोटी मछलियां उसके नजदीक आती थी। तो उस मछली को अगर भूख लगी रहती थी तो वो उन मछलियों को खाकर अपने पेट को भर लेती थी। विचित्र है अर्थात अद्भुत है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले बहुतायत में उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महाआलसी है। यानी जब बिल्कुल समुद्र के तली में उसकी बूंद पहुंच गई तो उसने क्या देखा कि वहां पर जंगल है और उस जंगल में छोटे छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ पौधे बहुतायत में बहुत ज्यादा संख्या में उगे हुए थे। वहां पर पहाड़ियां थी, घाटियां थी। इन पहाड़ियों और गुफाओं में नाना प्रकार के मतलब बहुत विभिन्न प्रकार के जीव रहते थे और वो जो उसमें रहते थे वो निपट अंधे मतलब बिल्कुल अंधे थे और महाआलसी थे, मतलब बहुत ज्यादा आलसी जीव वहां पे रहते थे। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। मतलब उसकी बूंद कह रही कि ये सब देखने समझने मुझे बहुत साल बीत गए। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकड़ इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता चला जाता है। अर्थात जब बहुत साल उसको समुद्र के तली में बीत गए उसकी बूंद को, तो वो कह रही थी कि मेरे जी में मन में आ रहा था कि मैं ऊपर चलूं, लेकिन मैं बहुत प्रयत्न यानी बहुत कोशिश करने पर लग रहा था कि ये कार्य असंभव है। यानी मैं ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि पानी की जो 3 मील मोटी तह थी वो उसी के नीचे वो उसकी बूंद दबी थी और भूमि में घुसकर यानी जमीन के अंदर घुसकर जो अपनी जान बचाने की चेष्टा यानी वो कोशिश करने लगी। और आगे उसकी बूंद कह रही कि मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि करोड़ों जलकण जो है, करोड़ों जो जल के कण होते हैं छोटे छोटे, इसी प्रकार अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल जो है वो नीचे जमीन के अंदर धंसता जाता है। अब आगे वो उसकी बूंद कह रही है कि मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। यानी आगे जो उसकी बूंद कह रही कि मैं अपने कई ओस कणों के साथ, अपने ओस भाइयों के साथ चट्टान के अंदर घुस गई और कई वर्ष तक जो है उस मोटी चट्टान में कई मील जो अंदर घुसने में हमको कई वर्ष लगे और पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से निकलकर हम लोग एक स्थान पर इकट्ठे हो गए, एक जगह पर इकट्ठे हो गए और फिर आपस में सोच विचार करने लगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। और कुछ लोग उसमें से कहने लगे कि हमको यहीं पे पड़े रहना चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे युवक, उत्साही युवा उस गुण थे, वे सभी एक स्वर में कह उठे कि नहीं, हम यहाँ पे एक स्थान पे नहीं रहेंगे, बल्कि हम खोज करेंगे, पृथ्वी के अंदर घूम घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज छिपा है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। यानी आगे उसकी बूंद कह रही कि हम जो है पृथ्वी के अंदर घूमने लगे, खोज करने लगे, तो वहां पे हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे कुछ भी ठोस यानी कुछ भी जो है ठोस अवस्था में कोई भी वस्तु नहीं थी। वहां पे बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली कलर की थी और नाना प्रकार की मतलब बहुत सी धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। मतलब वो सभी लिक्विड अवस्था में थी, सभी तरल अवस्था में थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस
खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह आ पहुंचे जहां ताप क्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओषजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। यानी ये जो खोज था उन लोगों का, ओस की कण कह रही कि हम लोग जो पृथ्वी के अंदर खोज करने को निकले थे तो एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां बहुत ही तरल अवस्था में धातुएं थी और उसी के पास जो है एक अचानक से दुर्घटना होते तो हम लोग बच गए, क्योंकि वहां पे हम लोग अपनी खोज से इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए थे कि बिना मार्ग मतलब बिना रास्ते को सोचे समझे उस पर निकल पड़ते थे। तो इससे एक ऐसी जगह पे हम लोग पहुंच गए जहां तापक्रम यानी वहां गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो वो हमारे लिए असहनीय थी। और हमारे जो अगुआ थे, मतलब जिनकी अगुवाई में हम लोग ये खोज कार्य करने निकले थे, वो बहुत ज्यादा जो देखते देखते जो वो कांपने लगे और हम लोगों को देखते देखते उनका जो शरीर था वो ओषजन और हद्रजन में विभाजित हो गया, अर्थात उनके शरीर के टुकड़े हो गए, अर्थात वो वाष्प बन गए। और ये जो दुर्घटना थी इससे मेरे कान खड़े हो गए, यानी मैं सचेत हो गई और मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ दूसरी तरफ से निकल भागी। आगे जो है हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। आगे वो उसकी कड़ कह रही कि हम लोग एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां पृथ्वी के अंदर हलचल हो रही थी, अर्थात बहुत तेज से धमाका हुआ, अर्थात वहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के साथ जो है हम सभी बहुत तेजी के साथ बाहर में निकल पड़े और आकाश में उड़ने लगे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ, यानी पता चला कि पृथ्वी फट गई। उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। यानी वो ज्वालामुखी की बात कह रही थी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही, लेखक कहने लगे मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, तुम ज्वालामुखी के बारे में कह रही हो। तो आगे उसकी कड़ बोली, हाँ तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट से ओस की कण ऊपर आ गई तो वो बहुत दिन तक जो है आसमान में इधर उधर घूमती रही। उसी के बारे में यहाँ पे लेखक से बातें कर रही है। ओस की कण आगे है इसमें। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़ी। मैं एक पहाड़ी पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वो भूला नहीं जा सकता। अर्थात आगे उसकी कण कह रही है कि मेरा जो शरीर था वो बहुत ज्यादा भारी हो गया था, क्योंकि कई जलकण मुझसे मिल गए थे और एक दिन मैं बूंद बनकर जो है अपने साथियों के साथ एक पहाड़ी के ऊपर जो है टपक पड़ी और वहां पे गिरने के साथ मैं मैली कुचैली हो गई, क्योंकि मेरे साथ मिट्टी मिल गई थी। और वहां पे जो समय उसने बिताया वो उसको भूलने कह रही कि मुझे भूल नहीं रहा है। आगे है, हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी बड़ी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। यानी आगे जो कह रही है उसकी बूंद कि जो हम लोग एक बहुत ही ऊंची शिखर पर, मतलब बहुत ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए थे और वहां से एक चट्टान के ऊपर गिरे तो वो चट्टान जो था हमारे प्रहार से टूट गया था, टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गया था। और ये जो रेत के कण यानी जो मिट्टी के कण आप देख रहे हो, लेखक से कह रही हो उसकी बूंद, वो हम ही बनाते हैं इनको तोड़ तोड़ के। और जब कभी हमारे अंदर मस्ती आती है, हमको मस्ती सूझती है, तो जो कठोर से कठोर वस्तु होती है वो हमारे प्रहार को सहन नहीं कर पाती और वो टूट जाती है। अपनी विजयों में उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। यानी आगे जो है उसकी बूंद बता रही कि हम लोग विजयी भाव से उन्मत्त हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा हमारे अंदर घमंड आ गया था और हम जो इधर उधर बिखर गए थे। मेरी इच्छा थी कि मैं समतल भूमि को देखूं, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई, यानी पानी के बहाव के साथ मिल गई। और सरिता यानी नदी के वे दिवस, मतलब वे दिन जब मैं नदी में थी तो मुझे बहुत मौज के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली
काली हवा निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। अर्थात यहाँ पे आगे उसकी बूंद बता रही है कि जब मैं नदी के जल के साथ बहती थी तो कभी मैं जो है कि पेड़ों को खोखला करके उसको गिरा देती थी, कभी कभी भूमि को काट देती थी। और बहते बहते मैं एक ऐसे नगर यानी शहर में पहुंची जहां पर नदी के तट पर एक ऊंची मीनार थी, उसमें से काली काली हवा निकल रही थी। और उसको देखने की उत्सुकता जो उसकी बूंद के अंदर बढ़ी और वो वहां पर पहुंची तो उसको वो कह रही कि मैंने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया, यानी मेरा दुर्भाग्य था कि मैं वहां पे गई। और ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी, मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रही। भाग्य मेरे साथ था। यानी जब वो उसको देखने के लिए वहां पर पहुंची कि वो काला काला धुआं क्या है, तो वहां पर एक मोटे पाइप में जो है वो अपने कई साथियों के साथ उस नल ने उसको खींच लिया और उसी में काफी दिन तक वो पड़ी रही। और वो प्रत्येक क्षण सोचती रही कि मुझे इसमें से निकल के भागना है। और भाग्य भी हो जो उसकी बूंद का साथ दे रहा था। बस एक दिन आगे क्या हुआ देखते इसमें। रात के समय मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे, बस मैंने कहा। अर्थात जो वो बताने लगी कि मैं उसी में घूमती रही, घूमते घूमते एकाएक एक ऐसे स्थान पे पहुंच गई, एक ऐसी जगह पे जहां पे नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से निकलकर पृथ्वी के अंदर समा गई और पृथ्वी के अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। फिर वो रुक गई क्योंकि सूर्य निकल आए थे। तो आगे जो लेखक ने पूछा बस, तो उसकी बूंद ने कहा हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकती। और वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। यानी सूर्य की गर्मी से वो ओस की बूंद जो है भाप बनकर उड़ गई थी। तो इस दिन ये था इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।